कि फिर से दिखा दो, फिर से दिखा दो मजलिस का पावर, फिर से दिखा दो मजलिस का पावर। इस बार अख्तर, इस बार अख्तर, फिर से दिखा दो मजलिस का पावर। फिर से अख्तर, फिर से अख्तर, मजलिस का झंडा, मजलिस का झंडा लहरा दो घर घर। इस बार अख्तर, इस बार अख्तर, कि हम गए ओवैसी के सच्चे सिपाही, हम गए ओवैसी के सच्चे सिपाही। इस बार, इस बार आमर में अख्तर भाई, हम गए ओवैसी के सच्चे सिपाही। फिर से आमर में अख्तर भाई, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे एक साथ मिलकर। फिर से अख्तर, फिर से अख्तर, फिर से अख्तर, फिर से अख्तर। कि सदाकत कैसी होती है। मोहतरम जनाबे जौहर साहब तशरीफ फरमा है, उसी तरह मंजर भोपाली साहब तशरीफ फरमा है। आइए मतलब पढ़ता हूँ एक बार, तालीम के दरगाह में मुझे इजाजत दें, आपका बेटा आपके दरमियान। कि सदाकत कैसी होती है, अदालत कैसी होती है। कि सदाकत कैसी होती है, अदालत कैसी होती है। चलो सीखें, चलो सीखें सहाबा से मोहब्बत कैसी होती है। चलो सीखें सहाबा से मोहब्बत कैसी होती है। कि अगर लाना, अगर लाना है अच्छे दिन तो ये मशवरा मेरा। अगर लाना है अच्छे दिन तो ये मशवरा मेरा। उमर फारूक, उमर फारूक से सीखो हुकूमत कैसी होती है। उमर फारूक से सीखो हुकूमत कैसी होती है। माशाल्लाह डाइस पर तशरीफ फरमा जनाबे हाजी खलीलुर रहमान साहब माशाल्लाह। जब ऐसे नौजवान होते हैं तो सरफराज सुंदर और खूबसूरत पढ़ने की कोशिश करता, पढ़ता बतौर खास समात फरमा लें। कि फिर से दिखा दो, जिस कलाम का मुझे हुक्म दिया था वो कलाम पढ़ता हूँ। MIM के शहदाइयों थोड़ी मोहब्बत दिखाएं। कि फिर से दिखा दो, फिर जे बस सिर्फ ये कहते हुए कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गरीबों से मोहब्बत कौन करता है, उमर ने लाज रखी है उसूलों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाए और इस्तकबाल कीजिए। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। आज के इस तामीरी शेरी महफिल मैं लेट से आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि अदबी फ़क़े आफ्ताब और महताब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिनको कभी आप मोबाइल में सुनते थे और आज उनको अपनी पेशानी की आंखों से देख रहे हैं। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं वाक़तन आंखों से देख रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप इन्हें सुन सके। मुझे बड़ी मायूसी है कि मैं न सुन सका, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज रोहटा की सरजमीन पर ऐसी मायानाज शख्सियतें तशरीफ़ फरमाए जिनका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। जनाब मंजर भोपाली साहब जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हैं, लता हया साहबा जिनको बिनते हव्वा कहूँ, दुख्तर उर्दू कहूँ या हिंदी की बेटी कहूँ, वह आज हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है।
जौहर कानपुरी साहब एक बाकमाल शायर है। ये वो हस्तियां हैं जो हम अपनी आंखों से इस वक्त देख रहे हैं और मेरे कब्जे में अगर होता, कुदरत मुझे ये ताकत दे कि मैं आसमान के तारों को नोच सकूं तो इन हस्तियों के पैरों में मैं डाल दूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं। मेरे भाई और बुजुर्गों, जबान और कुव्वत गोयाई जो इंसान को हैवान नातिक होने का सबक दिया, और इसका एक वस्फ ये है कि इंसान को जानवरों से मुमताज करता है। और इंसानी बस्ती में बड़े ज़हीन लोग होते हैं जिसको पैगंबरी का जुज कहा गया है, वो शोरा होते हैं। ये तखय्युलात को, तसव्वुरात की पैकर तराशी करते हैं। वहाँ जो ख्वाब ख्याल में हम नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक हमें यह पहुँचा देते हैं। और आज जबकि शायरी बदनाम हो चुकी है, मुशायरा अब सुनने से ज़्यादा देखने की चीज़ रह गई है, ऐसे तामीरी शोरा हमारे दरमियान, तामीरी अदब के अलंबरदार हमारे दरमियान में बहुत कम है। इस वक्त मैं आपको कहता हूँ कि उर्दू ज़बान में जो फसाहत व बलागत है, और उर्दू शायरी ने जंग आज़ादी में जो तहरीक जंग आज़ादी में इन्होंने अपना रोल अदा किया है, उसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाह अज़ीमाबादी का वो शेर कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जख्मी सिपाही भी लड़ता था इस शेर के जोश में। दास कैपिटल की पूरी तौज़ीह अल्लामा इकबाल ने अपने 2 शेर में कर दी। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयस्सर न हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोसे गंदम को जला दो। शायरी ने हमेशा दुनिया में बाकमाल जौहर दिखाए हैं। ये और बात है कि शायरी बादशाहों की कसीदा गोई और इस वक्त बाजार में बिकने वाली चीज हो गई है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि उर्दू की दुनिया में ऐसे मुमताज शायर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जबान का सौदा होने नहीं दिया। मैं अपने मुमताज शायरों से, चूंकि मैं यहाँ का खादिम हूँ और बिहार में उर्दू काउंसिल हिंद का मैं सदर भी हूँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी एक दर्द की आवाज़ सुन लीजिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि माँ के दूध के कतरों का जो इंसान पर कर्ज है, वही मादरी जबान का भी कर्ज होता है। मैंने अक्सर कहा है, लाल किला के टूट जाने से तुम्हारी अजमत रफ्ता की एक निशानी टूट जाएगी। ताजमहल के टूट जाने से माजी की चमकदार एक महल के टूट जाने का तस्वर तुम्हारे सामने में हो सकता है। लेकिन है उर्दू वासियों, उर्दू अगर तबाह हो गई तो उर्दू तुम्हारी तहजीब, तुम्हारी तारीख की अमीन है ज़बान। अगर उर्दू ज़बान छिन गई तो तुम अपनी तारीख से कट जाओगे, तुम्हारी नस्लें अपने बुजुर्गों के कारनामों से महरूम हो जाएंगी। बिहार हुकूमत, जहां इस वक्त दिल्ली और पटने में हुकूमतों ने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है, वहीं गंगा जमनी तहजीब की खमीर या उर्दू को भी तबाह व बर्बाद करने की बड़ी साजिश की है। मैं आपसे मुअद्दबाना तौर पर गुजारिश करूंगा कि बिहार में इस वक्त क्लास 10 से उर्दू को निकाल दिया गया है। आजकल आलल का वो जुमला आप लोग सुनाते हैं, किसी कौम को तबाह करना हो तो उनकी आबादियों की गर्दनों पे शमशीर मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो, वो कौम खुद तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों, उर्दू जबान की बका की लड़ाई हमें लड़नी है और एमआईएम से ज्यादा कोई नहीं लड़ सकती। मैं समझता हूं कि मौलाना समीम साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया है, वो यही किया है कि एमआईएम के आने के बाद यहाँ अदबी सरगर्मियां बढ़ी हैं, यहाँ तामीरी गुफ्तगू बढ़ी है। जहां मैखाने थे वहां कुतुब खाने बन गए हैं इसी बाजार में, मैं आपको बता रहा हूं। तो हम लोगों ने एक मुस्बत कोशिश की है और ये मैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इंजीनियर महमूद साहब हैं जो इस काफिला, नूरानी काफिला की रहबरी कर रहे हैं, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने शेर व अदब से हमारे लोगों को रूसनास किया। लता हया साहबा की शायरी, आपकी बाकमाल शायरी, जौहर कानपुरी साहब का पाकीज़ा कलाम सुनने का हमें मौका मिला है। मैं दिल की गहराइयों से, गरचे हम आपके साया निशान न इस्तकबाल कर सके न महफिल को आरास्ता कर सके, हम माजरत खाही के साथ आपका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और आपने इस वक्त शायरी का काम सिर्फ लबो रुखसार की बात करना नहीं है, बल्कि समाज को रुख दिखाना है। लोग सहाफत को कहते हैं कि गैर जानिबदार सहाफत को कभी न गैर जानिबदार होना चाहिए न जानिबदार होना चाहिए, बल्कि हक का अलमबरदार और तरफदार होना चाहिए। ऐसे ही शायरी हमारी है जो हक की अलमबरदारी है, शायरी करते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि आपके कलाम में और पाकीज़गी अता फरमाए।
आपके इश्तिहारात, तलमीहात, तस्बीहात को अल्लाह तबारक तआला और बुलंदी अता फरमाए और उर्दू अदब पर आपका साया तादेर कायम रहे, ताकि नई नस्ल को अपनी अजमत रफ्ता की कहानी आप सुनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बैठे सर, बैठे सर। सर आप तशरीफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत खूबसूरत ये इल्मी और अदबी प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जनाब अख्तर ईमान साहब की वजह से मुनाकिद हो पा रहा है। दोस्तों, सीमांचल की सरजमीन पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सीमांचल का नाम और इसकी एक पहचान जनाब अख्तर ईमान साहब ने जिस अंदाज में कराई, यकीनन जब से सियासी शऊर हम लोगों के अंदर आया था, इस पहचान को सुनने के लिए, इसको समझने के लिए, अपनी आवाज को विधानसभा और लोकसभा के अंदर सुनने के लिए हम लोग तरस से गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अख्तर ईमान साहब ने जिस अंदाज से हमारा तारुफ कराया है, ये तारुफ नहीं है, ये इनकलाबी तारुफ है इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों, MIM के चाहने वालों, मैं कह दूं इस बात को बड़ी सच्चाई और सदाकत के साथ, इसके चाहने वाले ज्यादातर लोग लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं। ये वो तबका है जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो पैसा देकर किसी को वोट नहीं, दिल से और जज्बात के साथ किसी को वोट करके अपने गरीब बेटे को सदन तक, सांसद तक और जो है विधानसभा तक, लोकसभा तक देखना चाहता है। क्या आप लोग तैयार हैं? इस बार इंशाअल्लाह पूरी ईमानी कुव्वत के साथ मैं एक दो बात को कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि पिछले इलेक्शन से हम लोगों ने देखा, अख्तर साहब के कदम यहां पर जमने लगे, लोगों ने साजिशें रचना शुरू कर दिया, गाड़ियों को तोड़ा, लोगों को मारा। लेकिन इस बार अलग अलग साजिशें। ये बताओ, ये बाहरी मुद्दा कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा है? अरे बाहरी मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये मुद्दा बन जाएगा जिस दिन महाराष्ट्र से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, दुबई से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, सऊदी से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, यूपी से हमारे नौजवानों को। इसलिए मेरे भाइयों, आप लिख के भेजो। मैं एक हिंदुस्तान के बड़े शायर जनाब मंजर भोपाली और लता हया और जौहर कानपुरी के सामने ये बात कह रहा हूं, ये बाहरी कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये बाहरी मुद्दा होता, इतने बड़े शायरों और अदीबों को हम इस्तेमाल ना करते। इसलिए ये मुद्दा नहीं, शेम है। Shame on those people who target the people। ये कहना कि वो बाहरी है, अंदरूनी नहीं है। इसलिए ये मुद्दा हमारा बहुत काम का मुद्दा ये होना चाहिए। यहाँ की सड़कें कैसी अच्छी हो, यहाँ पर नदियों पे पुल कैसे अच्छा हो, यहाँ का गरीब का बेटा बोलना कैसे सीखे, यहाँ पर कॉलेज कैसे बने, यहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति कैसे ठीक हो। 35 साल में सड़कें नहीं बनी, पुल नहीं बना, हॉस्पिटल का सिस्टम सही नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि इनके आने से करप्शन बढ़ा है। करप्शन इन्होंने नहीं बढ़ाया, ब्लॉक के मालिक ने करप्शन बढ़ाया, ब्लॉक के मालिक ने करप्शन बढ़ाया है। अंदर की बातें मैं आपसे कह रहा हूं। और मेरे भाई, MIM को अगर 10 से 15 सीटें मिल गई, 10 से 15 सीटें अगर MIM को मिल गई, मैं कहता हूं जो ये कहते हैं कि ये पार्टी मुसलमानों की है, ये पार्टी सख्त मुसलमानों की पार्टी है, तो यकीन कीजिए MIM को अगर गठबंधन में शिरकत मिल गई, हमको हुकूमत साजी का मौका मिल गया, एट द सेम डे ये दाग हमसे धुल जाएगा कि मुसलमानों की पार्टी नहीं। ये MIM मुसलमानों की खाली पार्टी नहीं है, ये एक सेकुलर पार्टी है, ये अधिकारी, एक संविधान पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए मेरे भाई, आखिरी बात यह है, जिस दिन 11 तारीख को वोट करने जाएं, आप पतंग की छाप पर अपनी शहादत की उंगली शहादत के तौर पे दबाएं, अपनी माओ से कहें कि रोजा रख के जाएंगे इंशाअल्लाह, सारी साजिशें खत्म हो जाएगी। नौजवानों, बूढ़ों से कहें कि उस दिन 2 रकात नमाज पढ़ के जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।